बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है और आप वी लॉग विद डॉक्टर अतर महमूद देख रहे हैं। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली डेंगू से मुताल्लिक़ है। हमने कुछ दिनों पहले डेंगू पे डॉक्टर वाजिद जो हमारे सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ प्रोग्राम किया था, लेकिन आज का प्रोग्राम इस लिहाज से एक्सक्लूसिव है कि इस प्रोग्राम में हम हार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि दो बेसिकली पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट तो ये कि डेंगू जो है हार्ट को कैसे मुतासर करता है, उसकी क्या क्या मैनिफेस्टेशन होती है हार्ट डिजीज़ के हवाले से, और कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि हार्ट को डेंगू की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है मरीज़ को भी और ट्रीटिंग फिजिशियन को भी। दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मरीज़ ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं या हाइपरटेंसिव हैं या स्टेंट पड़ा हुआ है या कार्डिक फेलियर के हैं या मुख्तलिफ दवाइयों पे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है अगर उनको डेंगू हो जाए। तो पहला जो हमारा पार्ट है जिसके अंदर अगर डेंगू किसी मरीज़ को हो जाए तो हमने कब ये सस्पेक्ट करना है कि इस मरीज़ को कोई हार्ट का मसला हुआ है कि नहीं। देखिए, डेंगू की सारी दुनिया जानती है कि एंडेमिक डिजीज़ है। तकरीबन 2.5 बिलियन आबादी एट रिस्क है जहाँ पे एंडेमिक एरियाज़ हैं, और तकरीबन 360 मिलियन के करीब लोग को ये डिज़ीज़ होती है। इसके सिम्टम्स जो हैं आपको पता है हर एक को वो इतने सवेर सिम्टम्स नहीं होते, और 96 मिलियन के करीब लोग जो है वो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो कि मरीज़ को डॉक्टर को दिखाने में मजबूर करते हैं, तकरीबन 96 मिलियन है। और 20,000 के करीब डेथ्स होती हैं जो कि यूजुअली एंडेमिक एरिया में और हमारी तरफ ज़्यादा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ज़्यादा है, श्रीलंका। ये वायरस, इसकी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। यूजुअली जो है दो जो डेंगू वायरस टाइप 2 है वो कार्डिक मैनिफेस्टेशन, उसकी वजह से कार्डिक मैनिफेस्टेशन या कार्डिक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादा कॉमन है वो यही है 2 और 3, जो डेंगू वायरस 2 और 3। आपको पता है कि इसके 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में टिपिकल फीवर लाइक सिम्टम, जो फीवर होगा मरीज़ को, उसको फटीग होगी, उसको आँखों के पीछे दर्द हो सकता है और एक्सेसिव मतलब वीकनेस से प्रेजेंट कर सकता है, इवन डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। सेकंड फेज़ होता है जो कि क्रिटिकल फेज़ होता है, जहाँ पे वो मरीज़ जो ससेप्टेबल होता है और जिसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया होता, प्रॉपर फ्लूइड नहीं दिया गया होता या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया होता, तो वो जो है उसके दो जो ख़तरनाक फेज़ हैं वो हैमरेज या शॉक फेज़, जहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है और शॉक लाइक सिंड्रोम हो सकता है। और तीसरा फेज़ होता है जो कन्वेंशनल फेज़ होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसमें मरीज़ ठीक हो रहा होता है। तो वो क्या अलामात हैं जिससे आप मरीज़ और डॉक्टर को उसको सस्पिशन जो है ना वो इस पे जाता है कि इसको कार्डिक प्रॉब्लम शुरू हो गया। देखिए, कार्डिक जो है ना, हम बेसिक उसको कार्डिक की एबनॉर्मेलिटी को डिवाइड करें ना, तो एक होती है उसके रिदम की एबनॉर्मेलिटीज़ जो करंट चल रहा है, और सेकंड होती है उसके मैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ यूजुअली। तो अगर आपको पास मरीज़ आता है जो कि कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सांस फूल रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे कोई चक्कर आ रहे हैं या मुझे बेहोशी हुई है, तो सबसे पहला टेस्ट ईसीजी है। एक बात याद रखिए ईसीजी के हवाले से कि ईसीजी हार्ट की किसी भी सीने के दर्द की तकलीफ़, सांस फूलने की तकलीफ़ किसी भी वजह से हो, अगर वो कोई भी वजह हो, उसमें ईसीजी सबसे पहला काम है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ईसीजी छोड़ देते हैं और दूसरे टेस्ट कराते रहते हैं। देखिए, ईसीजी सबसे आसान चीज़ है, रेडिली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होती है, यूजुअली छोटे शहरों कस्बों में अवेलेबल है, और अक्सर लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट ईसीजी है। अगर ईसीजी नॉर्मल है लेकिन सस्पिशन ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम है आपको और ईसीजी नॉर्मल है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके एंजाइम्स करके देखेंगे, जैसे ट्रोपोनिन्स किया जाता है या सीकेएमबी किया जाता है, और उसका एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। तो अब पहले हम आते हैं जहाँ पे आपको पता चल गया कि ईसीजी में चेंजेस हैं। ईसीजी में चेंजेस क्या हो सकती हैं, वो बेसिकली स्कीमिक हो सकती हैं, या मायोकार्डाइटिस वाली हो सकती हैं, या पेरिकार्डिटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब है मसल इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्कीमिक का मतलब है खुदा न खासा एंजाइना या हार्ट अटैक हो, इसमें हो सकता है। इसमें वेरी डाउन द लिस्ट है, बहुत नीचे करके है, लेकिन इसमें हो सकता है। यूजुअल प्रेजेंटेशन इसकी मैकेनिकल में मायोकार्डाइटिस होता है, यानी कि हार्ट का साइज़ या तो बढ़ जाता है या बड़े बगैर ही उसकी पंपिंग मुतासर हो जाती है, और यूजुअली इस तरह का मरीज़ सांस फूलने की सूरत में, घबराहट की सूरत में, इन दोनों सूरतों में प्रेजेंट कर सकता है।
तो अगर तो वो सांस फूलने का बता रहा है मरीज़, घबराहट का बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो ईसीजी के बाद अब एक टेस्ट होता है एकोकार्डियोग्राम। एकोकार्डियोग्राफी भी हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है, छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, इंटरप्रिटेशन उसकी बड़ी आसान है। और अगर उसके अंदर हार्ट का फंक्शन कम हो गया है तो इसको फिर बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, और उसकी मैनेजमेंट जो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो करेगा। और कभी कभी दिल की तरफ जो पानी होता है, यूजुअली हर आदमी के दिल की तरफ पानी होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं हम। और ये भी जो है डेंगू में ये बढ़ सकता है, मतलब पेरिकार्डाइटिस पहले हो जाए, वो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाए, पेरिकार्डियम जो है उसकी थिक जो वॉल कवर करती है हार्ट को, जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली अंदर पानी भर सकता है। तो एकोकार्डियोग्राफी करना ऐसे मरीज़ों में ज़रूरी है। दूसरा, वो मरीज़ जो कि आपको चेस्ट पेन की कंप्लेंट करें, तो उसमें आप ट्रोपोनिन्स कर सकते हैं, कार्डियक दूसरे CKMB वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कार्डियक जिसको हम एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि हार्ट अटैक टाइप जैसी चीज़ें या अलामात, वो डेंगू में बहुत कम होती हैं, बहुत कम उसका जो है परसेंटेज है। ट्रोपोनिन्स जो है उसके अलावा भी बहुत सारी सूरतों में रेज हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं। तो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो ये देखेगा कि क्या ये इस्केमिक है, यानी कि हार्ट की शरियानों के अंदर क्लॉट बन गया, उसकी वजह से ट्रोपोनिन्स रेज हैं, वो जो एंजाइम्स हैं, या किसी और वजह से। मल्टीपल कॉजेज, जैसे फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर में, किडनी फेलियर में भी ट्रोपोनिन्स रेज हो जाते हैं। सेप्टिसीमिया पेशेंट को इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर भी ट्रोपोनिन्स रेज हो जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक खास किस्म की क्लॉट जो है ना पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाए, उसमें भी ट्रोपोनिन रेज हो जाते हैं। तो वो आपका फिजिशियन जो है ना वो मैंने देखेगा कि बेसिकली ट्रोपोनिन किसकी वजह से रेज हैं। तो अगर मायोकार्डाइटिस की वजह से रेज हैं तो उसकी मैनेजमेंट वो उसकी मुख्तलिफ है। इसी तरह पेशेंट अगर क्या कहते हैं पैल्पिटेशन के साथ प्रेजेंट करे, चक्करों के साथ प्रेजेंट करे, बेहोशी के किसी एपिसोड के साथ प्रेजेंट करे, तो उसके इलेक्ट्रिकल रिदम एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं। उसमें हार्ट रेट स्लो भी हो सकता है, उसमें हार्ट रेट फास्ट भी हो सकता है, और रिदम के जो दूसरे इश्यूज होते हैं जैसे हार्ट ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। कुछ केस स्टडी है जिसके अंदर एक पेशेंट को डेंगू हुआ, उसके अंदर उसने बेसिकली प्रेजेंट किया बेहोशी के साथ, तो पता चला कि उसको हार्ट ब्लॉक था और उसको पेसमेकर डालना पड़ा। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि वायरस जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और मसल को और पेरिकार्डियम को तीनों को अफेक्ट कर सकता है, और साथ साथ थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है, जिसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगर आपकी ECG नॉर्मल है, पेशेंट का सिम्टम टिपिकल है, तो आप एकोकार्डियोग्राम करेंगे और ट्रोपोनिन्स करेंगे। अगर ECG ऑलरेडी एबनॉर्मल है तो फिर तो एकोकार्डियोग्राम और ट्रोपोनिन्स तो करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको ये सस्पिशन आपका हाई है कि मायोकार्डाइटिस हो गया है या पेरिकार्डियल फ्यूजन आपको थोड़ी बहुत मिलती है उसके अंदर एकोकार्डियोग्राम में, तो आप उसके जो इसके आगे के एडवांस टेस्ट हैं, इसके अंदर जिसको कार्डियक MRI कहते हैं, कार्डियक MRI भी कर सकते हैं, जो कि मायोकार्डाइटिस को, जो हार्ट की डिसफंक्शन, मसल का डिसफंक्शन हो गया, उसको प्रूफ कर देगा। वो कार्डियक MRI नई मोडालिटी है, महंगी है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इस वक्त भी हर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हर जगह अवेलेबल है, और उसके बड़े अच्छे इंटरप्रेटर्स हैं जो कि आपको डायग्नोस करके दे सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू की वजह से मायोकार्डाइटिस हुआ है। वो एक्यूट फेज़, यानी कि जब वो चल रहा था उसमें पता चल जाता है, और उसके बाद अगर पेशेंट को हार्ट का डिसफंक्शन हो तो उसमें पता चल जाता है कि इसको मायोकार्डाइटिस हो चुका है पहले, और अगर डेंगू की हिस्ट्री है तो प्रॉब्ली डेंगू ही वजह है। तो ये तो हो गया वो पेशेंट्स जिनको डेंगू हुआ और उसके अंदर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, वो जो बेसिकली वो ज़्यादा बड़ा मसला है, वो ये है कि डेंगू तो इस वक्त इतना कॉमन है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और इस्लामाबाद पिंडी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है दिस पॉइंट इन टाइम। और मतलब कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। तो जब डेंगू किसी कार्डियक पेशेंट को हो जाए, किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को हो जाए, किसी ऐसे पेशेंट को हो जाए जिसकी स्टेंटिंग हुई हुई हो, किसी पेशेंट का ऐसे को हो जाए जिसको हार्ट फेलियर हो पहले से, तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं। टिपिकल गाइडलाइंस जो है ना वो अभी कहीं पर फर्निश नहीं है, लेकिन जो डाटा है उसके ऊपर कुछ जगहों पे, कुछ जैसे श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान में भी कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने कुछ हमें गाइडलाइंस दी हैं। तो वो बड़ी सिंपल सी हैं जो मरीज़ों को भी फ़ायदा करेगी और ट्रीटिंग फिजिशियंस को भी फ़ायदा करेगी। उसमें सबसे पहले क्या है कि अगर सपोज़ पेशेंट हाइपरटेंसिव है, से अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है और वो दवाइयाँ ले रहा है, तो यूजुअली किसी भी किस्म के फीवर में डेंगू समेत पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। और अगर खुदा न खासा वो सीवियर फेस हो या क्रिटिकल फेस हो, सेकेंडरी फेस होता है,
जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है, उसमें शॉक लाइक कंडीशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम तो खैर वैसे ही बिल्कुल एंटी हाइपरटेंसिव बंद कर देनी है, जिस किस्म की भी हो। अगर ब्लड प्रेशर अदरवाइज भी कम हो रहा है तो सबसे पहले जो आपने दवाई उसमें से निकालनी है वो डायूरेटिक निकालना है। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ऐसी होती हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो कि पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं, और हमें जो डेंगू का पेशेंट होता है उसको वैसी फ्लूइड देना, उसका मेन से मैनेजमेंट तो सारी उसकी फ्लूइड देना है और पैरासिटामोल देना है बेसिकली। तो एक बात याद रखें कि ब्रूफिन नहीं देनी, ये याद रखिए, एनासिड नहीं देनी इसके अंदर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल ही दी जानी। तो पैराडॉल दे सकते हैं और फ्लूइड देना है आपने। तो जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो और प्रेशर लो साइड पे है तो उसको आप उसकी जो डायरेटिक पहले निकालें और ख़त्म करें, और दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाई भी जब दें जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर अच्छा हो, 120 से कम ऊपर हो, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव का। इसमें बेहतर ये होता है कि अगर किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को डेंगू हो जाए तो अपने प्राइमरी फिजिशियन को जिससे वो ट्रीटमेंट लेता है ब्लड प्रेशर की, उसको दिखाए ताकि वो उसकी दवाइयाँ मैनेज करे। इसी तरह वो पेशेंट जो स्टैटिन पे, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पर हैं, वो अगर डेंगू जैसे ही डायग्नोज हो स्टैटिन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डेंगू की वन ऑफ द बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है, जो उसका बड़ा मसला है, वो लिवर को अफेक्ट करता है, और क्योंकि हमारा स्टैटिन लिवर से होकर गुजरता है, तो स्टैटिन जब भी डेंगू हो तो बंद कर देना चाहिए। और फिर रीस्टार्ट करने के लिए आपको, जब वो आपके लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपका जो फिजिशियन है वो रीस्टार्ट करेगा, खुद से आपने रीस्टार्ट नहीं करनी। ये बात याद रखिए, अगर फिजिशियन को दिखाने नहीं भी आते तो अगर आप डेंगू हो गया, आप स्टैटिन पे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ अक्सर लोग 90% लोग खाते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वो बंद कर देनी है। स्टैटिन के बारे में पहले भी बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, किसी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई ह्यूमिड वेदर में आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी आपने स्टैटिन बंद करनी है, क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि मसल डैमेज ना हो जाए। ठीक है। इसी तरह वो लोग जो एंटी प्लेटलेट्स पे हैं, खून पतला करने की दवाइयों पर हैं, तो अगर उनको पुराना कोई हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट डला हुआ है, पुराना मतलब है कि साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, और वो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी प्लेटलेट पे है, खून पतला करने की दवाइयाँ, जिसमें सबसे कॉमन एस्पिरिन है, उसके बाद क्लोपिडोग्रेल है, जो मुख्तलिफ नामों से आती है, वो बंद कर दें। ठीक है। फिर वो हम डिसाइड करते हैं कि वापस कब शुरू करें, लेकिन सबसे पहला काम ये करना है कि हमको बंद कर देना है अनटिल अनलेस आपका जो प्लेटलेट काउंट है वापस बढ़ना शुरू नहीं हो जाता। तो इसके अलावा जो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें ब्रेडिकार्डियास होते हैं, हार्ट रिदम स्लो हो सकता है, हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो कुछ लोग बीटा ब्लॉकर्स भी ले रहे होते हैं, दो के बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर की सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ड्रग बेसिकली है, फर्स्ट लाइन में नहीं आती, लेकिन जो लोग बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं अदरवाइज भी कार्डिक किसी वजह से भी, तो अपने डॉक्टर को दिखा के बीटा ब्लॉकर का डोज कम करें, क्योंकि हो सकता है कि वो मज़ीद हार्ट का रेट स्लो कर दे, या अगर पेशेंट हार्ट ब्लॉक्स की तरफ जा रहा है तो उसको ब्लॉक को मज़ीद, जो अगर लो डिग्री ब्लॉक है तो हाई डिग्री ब्लॉक में चला जाए। तो ये तो बातें वो हो गई जो लोग क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हैं, क्रॉनिक दिल के मरीज़ हैं, स्टैटिन्स के ऊपर है, तो उनके बारे में, जिनको डेंगू हो जाए उनको कैसे मैनेज करना है। फिर वो पेशेंट आते हैं जिनको रीसेंट स्टेंटिंग हुई है। अब हम जब स्टेंटिंग करते हैं उन पर एंटी प्लेटलेट देना बहुत ज़रूरी होता है, खून पतला करने की दवाइयाँ, क्योंकि जब फॉरेन बॉडी डालते हैं, स्टेंट फॉरेन बॉडी है, हम खून पतला करने की 2 दवाइयाँ यूजुअली देते हैं, जिसको हम ड्यूअल एंटी प्लेटलेट कहते हैं। एक तो एस्पिरिन होती है, दूसरी दवाई होती है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं आजकल, तो लेकिन ड्यूअल होती है। और यूजुअली जो है ना, वो जिसको हम डेस कहते हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, जो महंगे स्टेंट समझ लें, या जिनके अंदर दवाई लगी होती है, उनको 3 से 6 महीने के लिए कम से कम दी जाती है, अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, वरना 2 साल तक भी दे सकते हैं। तो वो दवाइयाँ बंद करनी होती हैं, इसलिए कि ये आपको प्लेटलेट जो है ना काउंट कम कर रही है। हाँ, अब इसमें डिवीज़न क्या है कि 3 मंथ से पहले अगर आपको स्टेंट लाए, तो आपका जो फिजिशियन है वो ये डिसाइड, क्लिनिशियन जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या एंटी प्लेटलेट जारी रखे। अगर आपका रिस्क हाई है थ्रोम्बोसिस का, यानी कि क्लॉट बनने का चांस ज़्यादा है, तो वो डिसाइड करेगा। वैसे 100,000 के ऊपर अगर प्लेटलेट काउंट ड्रास्टिकली कम होकर 100,000 पे हो जाता है तो वो बंद कर दी जाती है। और अगर 3 महीने के अंदर हुआ है, मतलब से कुछ महीने 2 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था, स्टेंट पड़े थे, और आपको डेंगू हो गया, किसी को डेंगू हो गया, तो फिर अगेन कंसल्टेंट का उसका ये डिसीजन है कि वो किस तरह एंटी प्लेटलेट को मैनेज करता है। बहरहाल ख़तरा रहेगा जब आप एंटी प्लेटलेट बंद करते हैं किसी के भी ऐसे पेशेंट की जिसको स्टेंट डला होता है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि हमने किस प्लेटलेट काउंट पे बंद करनी है। यूजली 50 से नीचे तो देनी ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं 100 से नीचे नहीं देनी। वो हर सेंटर की और हर क्लिनिशियन का अपना जो है ना तरीक़ेकार होता है। और अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ मरीज़ ठीक हो रहा है, तो आपने शुरू कब करनी है।
कुछ जगहों पे ये कहते हैं जब आपका प्लेटलेट काउंट 80,000 से बढ़ना शुरू हो जाए या वापस आना शुरू हो जाए। लेकिन आज़ारी बात है 50 से 55 पे आप शुरू करें। क्लिनिशियन जो है वो जो अगर 100,000 से ऊपर आ जाए तो आप एंटी प्लेटलेट शुरू कर सकते हैं। एक उसके बारे में एक गाइडलाइन ये भी है कि आप दोनों इकट्ठी ना शुरू करें। अगर ड्यूल एंटी प्लेटलेट ले रहे हैं, 2 एंटी प्लेटलेट, आप उनमें से पहले एक शुरू करें और दूसरी उसके बाद शुरू करें, ताकि फिर से वापस प्लेटलेट काउंट ना गिरना शुरू हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे से पास मरीज़, स्पेशली वो मरीज़ जो कि, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं डेंगू का मरीज़ डायरेक्ट नहीं देखता। डेंगू का मरीज़ तो मेडिकल स्पेशलिस्ट देखते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट फिर हमें इन्वॉल्व करते हैं अगर उनको कार्डियक कोई पैथोलॉजी नज़र आए, जैसे मायोकार्डिटिस है या पेरिकार्डिटिस है या रिदम का प्रॉब्लम है। लेकिन जो पेशेंट हम देखते हैं जो से हाइपरटेंशन गए हैं या जैसे मैंने बताया कार्डियक फेलियर गए या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के स्टेंट पड़े हुए, तो उनके बारे में ये प्रोग्राम किया गया है ताकि उनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएँ। लेकिन एक बात जो बॉटम लाइन है वो याद रखिए कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं किसी भी मरीज़ को डेंगू हो जाए, क्योंकि अक्सर आजकल जैसे कोविड के ज़माने में होता था, बाद में लोगों ने कोविड को लिफ्ट कराना छोड़ दिया कि ख़र्चा बहुत होता है। अगर अस्पताल चल रहे हैं, देखिए जहाँ पर अस्पताल जाना है वहाँ जाना पड़ता है ना। इसी तरह अगर किसी को डेंगू हो जाता है, उसका सीटी में आप प्लेटलेट काउंट भी गिर रहा है या उसके जो ड्रग, उसके जो मार्कर्स हैं, जो उसका जो डेंगू का टेस्ट है वही पॉजिटिव आ गया, तो एक दफ़ा कम से कम अपने क्लिनिशियन को ज़रूर मिल लें ताकि वो आपको बता सके कि इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने बताया ट्रीटमेंट तो वही है, फ्लूइड देने हैं, लेकिन इससे एक पेशेंट है जो कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, इसका पंप इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, तो उसको कैसे फ्लूइड लेना है, किस तरीके से लेना है, कितने मकदार में लेना चाहिए, क्या वो पेशाब बना रहा है कि नहीं बना रहा, अगर वो डाययूरेटिक्स पे है, पेशाब और दवाई पे, अपने हार्ट फेलियर की वजह से, क्या उसको बंद करना है, कब बंद करना है। क्योंकि एक तरफ अगर पेशेंट को डेंगू हो गया, वो वैसे डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, दूसरी तरफ से उसको डाययूरेटिक्स मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए और ख़तरा है। डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशन मज़ीद डेवलप हो जाएंगी जो, और वैसे ही वो जो फेस होता है, ये शॉक और हैमरेज वाला फेस, उसके दरमियान बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये डेंगू से के जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका हो डेंगू के हवाले से, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस में, तो आप हमारे उसमें लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।